Okay. Now we are starting with the last type of fundamental force, that is a fourth type known as a, okay with that, no problem. Fourth type of fundamental force, that is known as electromagnetic force. Electromagnetic force. चलिए, तो 80 is there. 80 Yes, sir. रीड कीजिए लाउड एंड क्लियर फर्स्ट पॉइंट. Electromagnetic force is the force between charged particles. Exactly. See, gravitational force जो था, that is the force between two objects having some mass. But electromagnetic force is a force between two objects having some charge. मास की वजह से जो फोर्स आएगा ना, that is gravitational force. बट चार्ज की वजह से जो कोई फोर्स आएगा ना, उससे कहेंगे electrostatic force. Electrostatic force. Now see, understand this logic very well. Consider two charges Q1 and Q2. मैं कंपैरिजन करके बताऊं, वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा मेरे ख्याल से. Consider two objects having mass m1, m2, separated by distance r. So the force between these two objects is known as gm1 m2 by r square, and this is known as, by the way, Newton's law for gravitation. ये तो हमने सीखा था, बट आज कुछ तूफान ही करते हैं, नया सीखते हैं. Consider two objects now having some charge q1 and q2. Again, both are separated by distance r only. So between these two charges, now there is an electric force act, which is same directly proportional to q1 q2, and this force is also inversely proportional to square of the distance between them. So together we can write F is directly proportional to F is q1 q2 by r square. And to remove this proportionality, we have to place one proportional constant which is known as a small k. ये सब कुछ आपको लिखना है by the way, क्योंकि ये सब कुछ नोट्स में नहीं है, ये सब कुछ मैं एक्स्ट्रा 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 करवा रहा हूँ. एक्स्ट्रा इन द सेंस, ये अगर आपको फॉर्मूला याद होगा ना, तो रीडिंग पोर्शन बहुत ही सिंपल हो जाएगा. सो एफ इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. देखिए कुछ सिमिलैरिटी नहीं दिखा आपको. एफ इज जी एम और एम टू बाई आर स्क्वायर, एफ इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. यानी क्या समझ में आया? जहां पर मास था ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल लॉ में जो मास था, तो यहाँ पर वो चार्ज हो गया. और इस फॉर्मूला को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ. इस फॉर्मूला को कहते हैं कूलम्ब्स लॉ. और ये जो के है ना, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, उसे कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट. Coulomb's constant. And this force between these two charges initially at rest, जब ये charges rest पर होते ना, rest पर, तो ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, static matlab rest. So when these two charge particles are at rest, when the two charge particles are at rest, and the force between these two charge particle is known as electrostatic force. Is known as a electrostatic force. All of you understood this first point? Please reply.
सर अब मत करो लिखना। क्या हुआ? सर लिखना बाकी है। बे यार, तू भी यार क्या करता है यार। अब मैं फिर से लिख कर बताऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, इरेज किया हुआ वापस आ जाता है। ये स्क्रीन पर तो जो लिखते हैं तो गया एक बार, वापस आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। डोंट वरी देवम भाई। यस आर्या, प्रोसीड विद सेकंड पॉइंट। Electrostatic force is the force between any two stationary objects by virtue of their charges, and it is attractive of unlike charges and repulsive for like charges. यस एग्जैक्टली, मैंने आपको बता ही दिया ये सब कुछ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो फोर्स है बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी मींस एट रेस्ट। और ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर चार्ज। वर्च्यू मतलब ड्यू टू। ये जो फोर्स है बनेगा, प्रोड्यूस होगा, दैट इज ड्यू टू दी चार्जेस। फिर आप जानते हो कि भाई मास तो एक ही टाइप का होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव। भाई आज मैंने मास मेजर करवाया ना बॉडी का, तो मेरा मास -40 kg था। ऐसा नहीं होता ना, ये तो फिजिक्स का खून हो गया। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है। बट चार्ज जो होते हैं ना, उसका ऐसा नहीं है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए फोर्सेस, अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं ना, लाइक चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, मेरे को तो नहीं पता। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, मुझे ये सब नहीं आता। क्या करते हैं लाइक चार्जेस? लाइक चार्जेस मतलब रिपेल। पॉजिटिव। रिपेल करते हैं क्या? ओके। तो लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मास एक ही टाइप का होता है ना, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही टाइप का होगा, यानी अट्रैक्टिव होगा। बट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप के होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दो टाइप के होंगे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये सारिया थर्ड पॉइंट रीड कीजिए प्लीज। Charges in motion produces magnetic effect, and magnetic field gives rise to force on moving charge. Thus, electric and magnetic effects are inseparable, and hence the electromagnetic force. हाँ जी, अभी तो हमने देखा ना कि चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं ना, तो उनके बीच के जो फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। बट व्हेन द सेम चार्जेस आर इन मोशन, द मोशन चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और अब ये जब दो चार्जेस, मान लीजिए दो चार्जेस है, हाँ, अब ये दो चार्जेस जब मोशन में होंगे ना, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा ना, क्रिएट होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा। इसीलिए अब कंबाइंड इफेक्ट आएगा, और इस कंबाइंड इफेक्ट को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको क्लियरली अब पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हेन टू चार्ज पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक force. But when that two same charge particle are in motion, then the force between them are known as a electromagnetic force. मोशन में आ जाएंगे चार्जेस तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और फिर फोर्स का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यस जी, नेक्स्ट पॉइंट It is a long range force. बोलो। ये तो कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज था। लॉन्ग रेंज फोर्स है ये, बस सिंपल सी बात। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जी अभी। हाँ रीड करो। It is affected by presence of medium, that is its value for say, some object at some distance will be different in different medium. समझ में आ जाना चाहिए ये पॉइंट, और ना आया हो तो मैंने कल जो डायग्राम ड्रॉ किया था वही हम डायग्राम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। देखिए, ये मैंने ऐसा टैंक लिया था कल, याद हो आपको तो। ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2,
दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो r है। अभी के लिए बॉक्स में एयर या तो वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा F इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन किंतु परंतु जब वही बॉक्स के अंदर वही दो चार्जेस Q1 Q2, वही सेपरेशन दोनों के बीच में R है, पर 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 क्या, पर क्या बे आज, हाँ आज ब्लू है क्या, वो गाना आता है ना, आज ब्लू है ब्लू है ब्लू है, क्या है ब्लू है ब्लू है ब्लू क्या आज, आज ब्लू है पानी पानी, यस आज ब्लू है पानी पानी। अब मान लीजिए उसी टैंक में मैंने वाटर फिल कर लिया, वाटर वाटर, तो ये मान लीजिए फोर्स इन एयर था कि वैक्यूम था, अब फोर्स इन आ जाएगा FW, ये हो जाएगा FW। और चलिए इक्वेशन भी अब नहीं लिखते हैं हम, इक्वेशन को मारो गोली हवा में उड़ उड़ जाए, ये हो जाएगा फोर्स इन एयर और ये हो जाएगा फोर्स इन वाटर। So for electric force, electromagnetic force, my dear students, please remember this कि FA cannot be equal to FW. Reason, electromagnetic force value depends on medium. Medium change हुआ तो force का value भी change होगा। But gravitational force में ऐसा नहीं था यार। ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम बदलो या ना बदलो, फोर्स का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता ही नहीं है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, इफ मीडियम चेंजेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आल्सो changes. All of you need to confirm me whether this point is clear to you or not. ओ नक्षत्र भाई को क्या नहीं पता चला, बोलो मैं फिर से समझाता हूँ, अनम्यूट होकर पूछो। सर ये FW। नक्षत्र भाई क्रोकोडाइल देखा है तूने? नो सर। क्रोकोडाइल नहीं देखा बे, टीवी बीवी में तो देखा होगा ना। यस सर। रियलिटी के छोड़ ना, टीवी में तो देखा। यस। अब क्रोकोडाइल लैंड पर भी रहता है, वाटर में भी रहता है ना। यस सर। तो मान ले पहले तू क्रोकोडाइल के साथ आज खतरों के खिलाड़ी खेल रहा था, हाँ कि ना? यस सर। शौक की बात है, कोई टॉय से खेलेगा, पर तू खतरों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहा तो रियल क्रोकोडाइल से खेलेगा, क्या जाता है, खेलेंगे हम क्या। तो देखिए तूने पहले ग्राउंड सरफेस पर, यानी जब एयर था तब तू क्रोकोडाइल के साथ खेल रहा था, तो तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में जो फोर्स होगा, मान ले इलेक्ट्रिक फोर्स, तेरा भी कुछ चार्ज होगा, क्रोकोडाइल का भी कुछ चार्ज होगा मान लेते हैं। तो तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में जो फोर्स होगा ना वो FA होगा, समझ में आया? यस सर। फिर आया समर सीजन, तो बोलता है बहुत गर्मी है, चलो आज कहीं पर जाते हैं रिवर साइड और डुबकी उबकी मार के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, वाटरफॉल जाते हैं थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है गया तू, अंदर से पानी से अब वो क्रोकोडाइल आया, बोलता है कौन आया मेरे इलाके में, चलिए नक्षत्र है। अब पानी के अंदर तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में जंग छिड़ गई, तो बोल रहा है मैं तो खतरों के खिलाड़ी खेलने आया हूँ, तो ठीक है जी,
रोहित शेट्टी ऊपर से तेरे को शूट कर रहा है, पर अब तेरे बीच में, तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में जो फोर्स आ जाएगा वो कौन सा होगा? FW। समझ में आएगा? Yes, sir. तो नक्षत्र भाई, क्या आपको स्विमिंग करना आता है? Yes, sir. आता है? Yes. अरे यार 2 मिनट के मान ले नहीं आता, चल ऐसा मान लेते हैं। तो Okay, तू sir. सोच, एयर में ज्यादा फास्ट भागेगा कि वाटर में? Air में. हाँ, तो तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में एयर में जो फोर्स होगा ना, और तेरे और क्रोकोडाइल के बीच में वाटर में जो फोर्स होगा ना, वो अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करिए तो समझा भी कुछ? Yes, sir. अबे भागना पर फटाफट, अगर क्रोकोडाइल को खतरों के खिलाड़ी ज्यादा पसंद आया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए, यस आर्या, ये हो गया पॉइंट, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट। It is 10 raised to 37 times stronger than gravitational force and 100 times weaker than strong nuclear force. ओके, ये तो अंडरस्टूड है जी, हमने आगे टेबल लिखा था उसके बेस पर है। नेक्स्ट पॉइंट। Since electromagnetic force is much stronger than gravitational force, it dominates all phenomena at atomic and molecular level. ऑब्वियस सी बात है जी, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब हम एटॉमिक और न्यूक्लियस लेवल की बात करेंगे ना, न्यूक्लियर लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर और एटॉमिक लेवल पर, तो हम वहां पर, अब देखिए, एटम के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे। अब इनके सबके मास भी तो होते हैं, बट वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही वीक है। इंटेंसिटी, उसका वैल्यू जो बहुत छोटा है कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों का हम चार्ज होता है ना, तो चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे। तो एटॉमिक लेवल पर, न्यूक्लियर लेवल पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, दैट्स इट। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, दैट्स इट। यस, लास्ट पॉइंट आ रहा। Gravitational force is always attractive, while electromagnetic force may be attractive or repulsive. This is because mass is only of one type, while charge can be of two types, positive and negative. हाँ जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। मास वन टाइप का ही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आप देखिए तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड दैट कंप्लीट्स ऑल द 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। यस, चारों फंडामेंटल फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी अभी किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछो, तो डाउट सॉल्व करते हैं। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, मस्त शैम्पू आता है, क्लिनिक ऑल क्लियर, जोरदार। चलिए, अब दूसरे वॉलेंटियर को लेते हैं दूसरे पॉइंट्स रीड करने के लिए। स्वरा इज देयर? स्वरा? Yes, sir. यस स्वरा, यू कैन रीड नेक्स्ट पॉइंट। Conserve quantities. In any physical phenomena governed by different force, several quantities may change with time. However, some special physical quantities remain constant with time. Therefore, they are called conserved quantity of nature. सर रीड तो कर दिया पर मुझे समझ में नहीं आया। अरे देखिए, सिंपल सी बात है। क्या आपके रूम के अंदर अभी कोई चेयर या टेबल तो हो गए होगा? कि घर में चेयर के टेबल तो हो गए होगा? क्या लगता है, आज आपने नया चेयर परचेस किया, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्या उस चेयर और टेबल का मास चेंज होगा क्या? मैंने कल नया नया चेयर लिया तो हैवी हैवी था, 2-3 साल बाद देखा तो वो एकदम लाइट लाइट लगता है। ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ? सर।
या तो मैंने नया नया चेयर लिया था तो मस्त हाइट में था, जैसे ये 5-6 साल हुआ और उसको घिस घिस के उसका हाइट कम हो गया, ऐसा होता है क्या कभी? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होते, उसे कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, उसे कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। और उसी कंजर्वेशन के ऊपर हमारे पास 4 लॉ है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस सीखे हैं, तो वैसे ही 4 लॉ है। पर उसमें से कुछ कुछ लॉ तो आप जानते हो यार, इजी है, एकदम लल्लू से है। यस स्वरा, नेक्स्ट पॉइंट जी। We have 4 different law of conservation. Law of conservation of energy, law of conservation of charge, law of conservation of linear momentum, law of conservation of angular momentum. तो 4 टाइप के कंजर्वेशन लॉ है, हर एक का लॉ हम अब डिटेल में देख लेते हैं। यस स्वरा, फर्स्ट पॉइंट नाउ, फर्स्ट लॉ। Law of conservation of energy, the total energy of system or universe always remain constant. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be conserved from one form to कन्वर्टेड, another. कन्वर्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड, कंजर्व नहीं है वहां पर। चलिए चलिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। Converted from one form to any another. हाँ, ये तो आप जानते हो ना यार, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने तो लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और ये तो सबको सिंपल, इतना सिंपल है, सबको याद रहता है। ये एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं यार, बस वही का वही कॉपी पेस्ट डालना है, सिर्फ एक सेंटेंस आपको ऐड कर देना है कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम और यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम होता है ना, उसका मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मान लो बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो हर एक सिचुएशन में कांस्टेंट ही रहेगा। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा लॉ पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा लॉ पढ़ने से पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर पढ़ेंगे तो अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। क्या आपने वो बॉबी मूवी का फेमस गाना सुना है क्या आप लोगों ने, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का? फेमस, बड़ा ही फेमस सा गाना है। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तब तक आपको गाना याद आता है तो आप लोग मुझे बताना। हाँ, बॉबी मूवी था, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का, एकदम सुपर हिट गाना था, सुपर हिट। याद आया तो बताओ मुझे। बे हम टाइम पास नहीं करना, ये गाना ये लॉ के रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे को बोलेगा सर क्या गाने के साथ टाइम पास करती है, बोलिए। बे गाना गाना नहीं है तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में गाना तो लिखो ले। चले, गाना नहीं पता तो क्या आप लोगों ने डिस्कोथेक देखा है क्या कभी? देखा नहीं तो पिक्चर विक्चर में तो देखा होगा ना। डिस्कोथेक पता है? उस पे तो रिप्लाई करो। अरे डिस्कोथेक यानी जहाँ के अंदर रूम में जाके डांस करती हो ला, पार्टी या को पार्टी वार्टी ये फेयरवेल वगैरह वगैरह देते हैं, वहां पर डीजे वीजे सिस्टम रख कर आप डांस करते हो, डिस्कोथेक मान लो यार, और क्या इसमें कौन सा नया कंसेप्ट है। चलिए, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए ये जो मैंने रेड कलर का बॉक्स ड्रॉ किया है ना, उससे आप इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम समझो। इलेक्ट्रिकली मतलब इट डील्स विद चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। आइसोलेटेड मतलब सेपरेटेड फ्रॉम ऑल द मीडियम्स, एंड ऐसा एक सिस्टम है। तो सिंपलिसिटी के लिए, समझने के लिए आप इस रेड कलर के बॉक्स को डिस्कोथेक समझिए, डिस्कोथेक। तो इस डिस्कोथेक के रूल्स है। ये रूल ये कहता है कि यहाँ पर एक लड़की आएगी तो उसके साथ एक लड़का ही होगा तो ही एंट्री मिलेगी। सिंगल गर्ल, सिंगल बॉय नॉट अलाउड। A girl with a boy allowed. Single boy, single girl
नॉट अलाउड. बॉय विथ गर्ल अलाउड. बराबर. तो ये डिस्कोथेक का दरवाजा होगा मान लो, तो दरवाजे में इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा. नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. पर ये जो है ना, इसे कहते हैं ई प्लस को पॉजिट्रॉन. इट्स नॉट प्रोटॉन, इट्स अ पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन मतलब इट इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंटी मतलब 2 बार एंटी एंटी लिख दिया. Positron means it is an anti-particle of electron. Now, what do you mean by anti-particle? Anti-particle of electron means having same mass and same charge. Same mass and same charge. प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन जैसा, लेकिन मास अलग अलग होता है. और हमें तो ऐसा पार्टिकल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जैसा ही हो, मास भी उसके जैसा ही हो, लेकिन सिर्फ पोलैरिटी अपोजिट होना चाहिए. ठीक है. तो सी इस क्यूब के अंदर यानी ये डिस्कोथेक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ कंपल्सरी एक पॉजिट्रॉन ही जाएगा. तो मुझे बताइए ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सर 0. एग्जैक्टली 0. या किसी का मैसेज आया नल, वो भी चलेगा, 0 भी चलेगा, नल भी चलेगा. तो देखिए, अब मैं जो आपको पूछता हूँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर्स मुझे आप लोग ऑडियो के चैट में दे दीजिएगा. ठीक है, कोई भी आंसर मुझे. डिस्कोथेक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल चार्ज कितना? वन. क्या जी? 1. 1. Sir, can you please repeat the question? डिस्कोथेक के बाहर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल चार्ज कितना, मैंने ये पूछा. सर 0 ही होएगा. तो 0 ही होगा तो 1 क्यों बोला बे तू भाई यार? नहीं नहीं, नंबर नहीं बोलने हैं आपको, मैंने टोटल चार्ज पूछा. पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो पॉजिट्रॉन का Sir, you are mute. यस. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव तो उतना ही पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव. बे आप ऐसा मानो ना, -10 तो +10, -10 +10 कितना हो जाएगा? 0. तो इस क्यूब के अंदर डिस्कोथेक के अंदर एंटर होने से पहले टोटल चार्ज 0 था. फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डिस्कोथेक में गए, थोड़ा सा डांस वांस किया, खाना पीना खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, फिर भी डिस्कोथेक के अंदर भी टोटल चार्ज कितना? तो 0 ना यार. और डिस्कोथेक के बाहर निकले तो भी चार्ज कितना? 0. क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ही एंटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अंदर रह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ही बाहर निकल सकते हैं. तो सिस्टम से पहले चार्ज 0, सिस्टम के अंदर चार्ज 0, सिस्टम के बाहर भी चार्ज 0. यानी चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. लेकिन कौन से सिस्टम के लिए? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. इज द डायग्राम and the concept of positron is clear to all of you? सर ये एटम के अंदर होता है. नहीं नहीं, एटम के अंदर नहीं, जनरली बात है यार ये. चले, तो अब ये पॉइंट्स रीड करेंगे ना तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा. यस. तो स्वरा, now you can read conservation of charge. Law of conservation of charge. The total electric charge in electrically isolated system always remain constant. The एग्जैक्टली. देखिए chargeless ना, सिस्टम particle. के बाहर 0 चार्ज,
कांस्टेंट मीन द सेंस सिस्टम के बाहर जीरो रहा, सिस्टम के अंदर जीरो रहा, सिस्टम के बाहर भी जीरो हो गया, तो 0 0 0 कांस्टेंट हो गया. देन नेक्स्ट. The chargeless particle enter or leaves the system. Also, their interaction are possible in which equal and opposite charge are associated. हाँ, सिस्टम में कौन जा सकता है? चार्जलेस पार्टिकल ही जा सकता है. अगर चार्जलेस पार्टिकल आपके पास नहीं है तो ऐसा एक पेयर बनाइए जिसके चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी होता है. तो बना दिया ना हमने पेयर यार, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का. ये दो चार्जेस ऐसे हैं जिसका मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, लेकिन पोलैरिटी सिर्फ अलग है. पोलैरिटी सिर्फ अलग है. यहाँ पर ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया. यहाँ तक की एक्सप्लेनेशन में किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए हाँ। मुझे. चलिए. हाँ सर जी बोलो. पोलैरिटी मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. किसी को कोई डाउट यहाँ तक के एक्सप्लेनेशन तक? वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. Yes, Kishita, you can stop the recording now.